Hello friends, welcome you to Deepak Sharma's Educational Institute. So friends, in this particular video, I'll be discussing some more important concepts on material cost, right? So material cost का चैप्टर हमारा चल रहा था एंड इससे पहले जितने भी इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया है. अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, मटेरियल कॉस्ट जो है ना, तो इसके ऊपर में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. सी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. अगर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट देखें तो क्या क्या आता है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, राइट. सो दिस थ्री थिंग्स कंस्टिट्यूट ऑफ अ कॉस्ट. मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस ही वो जगह है जहाँ पे खर्च होती है, राइट. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मटेरियल कॉस्ट, ठीक है. मटेरियल खरीदा कैसे जाता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल परचेस किया कैसे जाता है, मटेरियल परचेस करने का प्रोसीजर क्या है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया, राइट. सो आई वोंट बी डिस्कसिंग दैट इन दिस वीडियो. यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक मजेदार टॉपिक लेने वाला हूँ. क्या है वो, देखिए. मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि मटेरियल परचेस कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है. बट टेल मी वन थिंग, मटेरियल कितना परचेस करना वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा. मैंने क्या बोला, मटेरियल कितना परचेस करना वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा. वो डिपेंड किस पे करेगा, आपके डिमांड पे, कि आपका एनुअल डिमांड है कितना, आप पूरे साल भर में मटेरियल कितना केजी चाहते हो, कितना यूनिट चाहते हो, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप कितना मटेरियल खरीदोगे, राइट. अब मटेरियल अगर कॉस्ट देखते हो, मटेरियल कॉस्ट देखते हो तो मैं बता दूं कि ये जो मटेरियल कॉस्ट है इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब तीन जगह पे खर्च लगते हैं. मटेरियल कॉस्ट के अंदर में तीन जगह पे कॉस्ट लगते हैं. पहला होता है बाइंग कॉस्ट, मटेरियल को खरीदने का कॉस्ट लगता है, ठीक है. मटेरियल को ऑर्डर करने का कॉस्ट लगता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट. एंड थर्डली हमारे पास आता है कैरिंग कॉस्ट, राइट, कैरिंग कॉस्ट. तो मटेरियल कॉस्ट के अंदर में तीन चीज़ आती हैं, बाइंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट. इन तीन खर्चों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं कि ये मटेरियल में इतना खर्च लगा है. ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि मटेरियल कितना यूनिट्स खरीदना है हमें, या फिर कितनी क्वांटिटी में मटेरियल खरीदना, वो किस पे चीज़ पे डिपेंड करेगा, हमारे एनुअल डिमांड पे, राइट. कि हमें एनुअली कितना केजी और कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चाहिए, इस चीज़ पे तो डिपेंड करेगा. साथ ही साथ वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कितना है, ठीक है. क्योंकि इन दोनों चीज़ों का रिलेशन मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, आखिर ये है क्या और क्यों हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट करती हैं, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ, राइट. सो या बाइंग कॉस्ट. बाइंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है. बाइंग कॉस्ट का मतलब होता है कि मटेरियल खरीदने का खर्च कितना है. बस अगर मटेरियल का प्राइस देखो, मटेरियल का प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है, जो सप्लायर, जो प्रोस्पेक्टिव सप्लायर है, जो हमें मटेरियल सप्लाई करता है, क्या प्राइस में वो हमें सप्लाई कर रहा है, तो दैट इज बाइंग कॉस्ट, ठीक है. मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट से फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ पर यूनिट है या फिर 10 रुपीज़ पर केजी है, तो 10 रुपीज़ पर केजी क्या हो गया, हमारा बाइंग कॉस्ट आ गया, राइट. अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है. ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब सिंपल सी बात है, ऑर्डर करने में कितना खर्च आ रहा है. अगर हम लोग मटेरियल को ऑर्डर करते हैं तो क्या क्या खर्च पड़ेगा, सोच कर देखो. मटेरियल को ऑर्डर करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है. पहले तो एक स्टाफ को अपॉइंट करना पड़ेगा कि जो जाके मार्केट में मटेरियल खरीद कर लेके आएगा. मार्केट जाएगा, मटेरियल चूज करेगा, है ना, स्पेसिफाइड क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइप, साइज वाला, एंड उसको लेकर के आएगा. यानी कि परचेसिंग डिपार्टमेंट का कोई ना कोई क्लर्क को हम लोग अपॉइंट करना पड़ेगा जो मटेरियल खरीद कर लेके आएगा. उसमें एक्सपेंडिचर लगता है या नहीं है, पेपर वर्क में एक्सपेंडिचर लगता है या नहीं है, राइट. ओके, हम लोग जो मटेरियल को ऑर्डर करेंगे वहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया, जो कि ये है. कैरिंग कॉस्ट क्या आता है, ये बड़ा मजेदार है. कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल को हैंडल करने के लिए, मटेरियल को कैरी करने के लिए क्या क्या खर्च करना पड़ता है. एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप जो मटेरियल खरीद रहे हो, ठीक है, मटेरियल को खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए, से फॉर एग्जांपल वो पैसा आपका है नहीं, आप पैसा मार्केट से किसी से लेकर आए, उधार पे लेकर आए हो, तो जितने का पैसा आप उधार पर लेकर आए हो मटेरियल को खरीदने के लिए, उस पैसे पे ब्याज देना या नहीं है, उस पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट. तो वो इंटरेस्ट भी कॉस्ट है ना, वो कैरिंग कॉस्ट के अंदर में आ जाती है. कैरिंग कॉस्ट यानी कि ये खर्च लगा क्यों, ये मटेरियल को कैरी करने के लिए लगा, ये मटेरियल को हैंडल करने के लिए लगा, ये मटेरियल को कैरी करने के लिए जो खर्च लगा उसको क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट. तो पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है. फिर हमारा सेकंड क्या हो गया, रेंट. जिस जगह पे आप मटेरियल को स्टोर करके रख रहे हो उस जगह की रेंट की वैल्यू है कि नहीं है, उस जगह पे आपको रेंट खर्च करना पड़ता है. आप फॉर एग्जांपल इतनी मात्रा में, इतनी क्वांटिटी में आप क्या कर रहे हो, मटेरियल स्टोर करके रख रहे हो. अब इतना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को स्टोर करने के लिए यू नीड मोर अमाउंट ऑफ स्पेस. अब जितना ज़्यादा स्पेस चाहिए उतना ज़्यादा आपको कैरिंग कॉस्ट लगेगा, उतना ज़्यादा रेंट लगेगा, राइट. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट यानी कि मटेरियल को कैरी करने में कितना खर्च आ रहा है, राइट. ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि मटेरियल को ऑर्डर करने के वक्त क्या क्या खर्च आ जाता है. बाइंग कॉस्ट आपको पता है, मटेरियल का पर यूनिट अगर हम लोग खरीदें तो कितने में मिल जाएगा, राइट, दैट इज बाइंग कॉस्ट. अब ये तीनों ही चीज़ इंपैक्ट करेगी हमारे डिसीजन को, ये तीनों ही चीज़ को हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा और ये पता लगाना पड़ेगा कि कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हम लोग खरीदेंगे जिससे हम लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा. क्या होता है ना, देखो इसको लेकर के कोई पंगा नहीं है.
बाइंग कॉस्ट को लेकर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है पता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। अगर बाइंग कॉस्ट बढ़ेगा मतलब सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो कैरिंग कॉस्ट घटेगा, है ना, ऐसा होने लगता है, राइट। तो अगर अगर कैरिंग कॉस्ट आपका बढ़ेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट घटने लगेगा। ये इन्वर्सली रिलेशन है, दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो ये पहला वाला घटेगा, राइट। ऐसा इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है। वो कैसे चलता है, क्यों चलता है, वो मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। मैंने अभी तक आप लोगों को क्या बता दिया, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर में मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस आता है, राइट। और मटेरियल कॉस्ट इस चैप्टर में पढ़ रहे थे। और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि मटेरियल खरीदने के लिए जो डिसीजन लेना पड़ता है वो तीन चीज पर डिपेंड करेगा, बाइंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट पर, राइट। अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का मतलब तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसको ग्राफिकली एक बार बताता हूँ कैसे काम करता है। देखो ये ओ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट्स और क्वांटिटी लिख देता हूँ इन केजी, ठीक है। और यहाँ मैं कॉस्ट लिख देता हूँ। दो तरह के खर्च मैंने बताया था एसोसिएटेड विद मटेरियल, क्या क्या था, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को डील करता हूँ। ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि मटेरियल को ऑर्डर करने में अपने को कितना खर्च आ रहा है, राइट। मटेरियल को ऑर्डर करने में अपने को कितना खर्च आ रहा है, देखना ट्रांसपोर्टेशन खर्च वगैरह सब उसी में आ जाएगा, जो ट्रांजिट में इंश्योरेंस करवाना पड़ता है सब उसी में आ जाएगा, राइट। तो देखना इसका क्या होता है ना, जब जब आप ज़्यादा मात्रा में मटेरियल को ऑर्डर करते हो ना, ठीक है, तो आपका क्या होता है ना, कॉस्ट कम लगता है। कैसे, देखो ग्राफिकली, आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, ठीक है, सो पार्डन मी। देखो क्या हो गया, मैं जब इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करता था, कितना ओपी क्वांटिटी जब मैं ऑर्डर करता था तो मुझे खर्च इतना बढ़ता था, राइट। लेकिन जब मैं अपना क्वांटिटी ऑर्डरिंग जो बढ़ा दूंगा, ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करूंगा ना, तो मेरा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना वो भी कम जाएगा। और ज़्यादा क्वांटिटी में अगर सामान खरीदने लगूँ तो मेरा कैरिंग कॉस्ट और घट जाएगा, राइट। तो अगर आप ये ग्राफ देखोगे ना तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इसे कहने का मतलब क्या है कि आप अगर क्वांटिटी परचेस अगर बढ़ा रहे हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ना वो घटते जाएगा, ठीक है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप ये ग्राफ देखते हो, ये भी मैं ओ ले रहा हूँ, ये एक्स, ये वाई, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे भी मैं वही क्वांटिटी लिख दे रहा हूँ, यूनिट्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉस्ट लिख दे रहा हूँ रुपीज़। देखो ये तो था ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ। ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ कुछ ऐसा था जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब क्वांटिटी अगर मैं ज़्यादा खरीदूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदूँ तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होते जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस चीज़ का ग्राफ देखें, किसका, कैरिंग कॉस्ट का ग्राफ देखते हैं ना, तो पूरा इसका अपोजिट है। अगर मैं इतना क्वांटिटी ऑर्डर करता था तो मुझे कॉस्ट इतना लगता था, ऑलराइट। लेकिन अगर मैं इतना क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा, मतलब पहले से अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करूंगा ना तो कॉस्ट भी मेरा ज़्यादा आएगा, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मैं खरीदूंगा और कॉस्ट ज़्यादा आएगा। तो ग्राफ अगर देखोगे तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ देखते हो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन ऑर्डर जो कैरिंग कॉस्ट है उसका जो ग्राफ है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, मतलब क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा खरीदते हो तो आपको जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी ज़्यादा इंकर करना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खर्च करते हो, आप देख पा रहे होगे जैसे जैसे मैं क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूँ मेरा कॉस्ट भी बढ़ रहा है। ये कैरिंग कॉस्ट का नेचर ऐसा होता है, राइट। लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट का आप नेचर देखोगे तो जैसे जैसे मैं क्वांटिटी परचेस बढ़ा रहा हूँ ना, क्वांटिटी में ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा हूँ, मेरा जो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो देखो घटते जा रहा है, राइट। इसलिए हमारा जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है, राइट। तो ये मेरा नेचर था, और जो अब मुझे असलियत में समझाना है, ठीक है, इस डायग्राम की मदद से वो मैं बना रहा हूँ। अब देखिए, और उस डायग्राम को बनाने के बाद ही मैं बताऊंगा क्या क्या मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। देखो अब एक ग्राफ बनाते हैं, फाइनल ग्राफ है हमारा, ये ओ एक्स एक्सिस पे, ओ वाई एक्सिस पे, ठीक है। इस जगह पे मैं कॉस्ट लिखता हूँ, इस जगह पे मैं क्वांटिटी या यूनिट्स लिख देता हूँ, राइट। हमारा अगर आप याद करो ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो कर्व था वो कैसा था, ऑर्डरिंग कॉस्ट का कर्व कैसा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। क्वांटिटी बढ़ा रहे थे मेरा कॉस्ट कम होता जा रहा था, क्वांटिटी बढ़ा रहे थे कॉस्ट कम होता जा रहा था, राइट। तो दिस वाज द नेचर ऑफ व्हाट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का नेचर था। लेकिन दूसरी तरफ कैरिंग कॉस्ट का नेचर क्या था, अपवर्ड स्लोपिंग। मतलब मेरा अगर क्वांटिटी जो परचेस कर रहा हूँ अगर बढ़ा रहा हूँ तो मेरा कॉस्ट भी बढ़ रहा था, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया था, कैरिंग कॉस्ट, आप समझ रहे हो, राइट। तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जाके ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। ये कहीं ना कहीं जाके ये दोनों ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रहा है,
ठीक है, जिस पॉइंट में ये जाके इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे से मीट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं EOQ। व्हाट इज इट? EOQ। यही हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन होगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज इट? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिकल है हमारे, ये एक ऐसा ऑर्डर बताओ, एक ऐसा ऑर्डर का क्वांटिटी बताओ, एक क्वांटिटी हमें बताओ जो अगर हम लोग ऑर्डर करते हैं तो हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आएगा वो कम आएगा। क्योंकि बाइंग कॉस्ट को लेकर मेरा कोई झमेला नहीं है, मैंने पहले बता दिया था, क्योंकि बाइंग कॉस्ट क्या वेरिएबल है, जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे बाइंग कॉस्ट उतना ज़्यादा लगेगा, राइट? सिंपल सी बात है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा मात्रा में अगर आप लोग परचेस कर लेते हो तो हाँ कुछ ट्रेड डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है, बल्क डिस्काउंट आपको मिल जाता है। लेकिन हाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट क्या है ना, दोनों इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ता है तो कैरिंग कॉस्ट घटने लगता है, अगर कैरिंग कॉस्ट बढ़ता है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट घटने लगता है, राइट? तो इसके चक्कर में हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आखिर कितनी क्वांटिटी में हम लोग मटेरियल खरीदें, राइट? तो हम ये एक फार्मूला बनाया गया, एक ऐसा मेथड बनाया गया जिसको बोलते हैं EOQ। और ये मेथड क्या बोलता है, ये जो फार्मूला है वो कहता है हमें कि मैं ग्राफिकली, ठीक है, एक फार्मूला देता हूँ, फार्मूला का नाम है 2AO/C। इस फार्मूला को मैं बताऊंगा तो क्या A क्या है, O क्या C है। इस फार्मूले को आप लोग लगाओ, इस फॉर्मूला को आप लोग यूज़ करो, यूटिलाइज करो। उससे क्या होगा ना, आपको एक ऐसी क्वांटिटी का पता चलेगा जिसको अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट जो है ना वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, एकदम कम आएगा। तो कम आएगा तो वही तो हम लोग चाहते हैं ना, बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट। हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टडी कर रहे हैं। हम लोग क्या चाहते हैं यार, ऑप्टिमम कॉस्ट कैलकुलेट करें। फिर हम लोग ये भी तो चाहेंगे ना, कॉस्ट कंट्रोल कर पाएँ, कॉस्ट रिडक्शन कर पाएँ। तो ये एक मेजर है, ठीक है, जिससे हम अपने मटेरियल को कंट्रोल भी कर सकते हैं एंड कम से कम मात्रा में, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कम से कम पैसे लगाकर अपना काम निकाल सकते हैं। तो EOQ हम लोगों को ये बताएगा कितना क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे तो हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा, मीन्स कितना कम पैसा लगेगा, ठीक है ना। ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट जो है वहाँ पे कम लगता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम लगता है, राइट? तो AO2AOC जो है, मैं चाहूँगा पहले तो आप ये ग्राफ को बना लो, ठीक है, ये ग्राफ को अपने बुक्स में बना लो, फिर हम लोग थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, ऑल राइट फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा आज जो हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन होगा वो क्या होगा। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, EOQ, राइट? तो मेरे को इस चीज़ पर आना था लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं आना चाहता था, घुमा फिरा कर आया। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। EOQ क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? एक ऐसा क्वांटिटी, ठीक है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों कम आएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने की, वो जो क्वांटिटी है ना, वो क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होगी पता है, 2AO/C का स्क्वायर रूट। ये EOQ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दैट क्वांटिटी जिसपे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों कम आएगा, ठीक है। तो 2AO/C यहाँ पे देखते हैं A क्या है। A यहाँ पे हमारा है एनुअल कंजम्पशन, ठीक है, या फिर एनुअल डिमांड बोल लो, एनुअल डिमांड ऑफ मटेरियल। मटेरियल का एनुअल डिमांड कितना है वो तो पहले हमें पता होना चाहिए, ठीक है। O यहाँ पे आ जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अगर एक बार हम लोग ऑर्डर करते हैं, ठीक है, एक ऑर्डर के लिए हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना इनकर करना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है यहाँ पे। A फॉर एनुअल डिमांड ऑफ मटेरियल, राइट। एंड यहाँ पे जो C है हमारा, ये है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्या है, C फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हमारा AOC बदल गया, राइट, ठीक है। अभी A फॉर एप्पल नहीं, हमारे लिए A क्या है, एनुअल डिमांड ऑफ मटेरियल। मटेरियल का एनुअल डिमांड क्या है, O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड C फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। याद रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, पर यूनिट पर एनम है ना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है, ठीक है। ये वाला चीज़ को अगर हम लोग ये फॉर्मूला में डालते हैं तो हमें एक ऐसा क्वांटिटी मिलेगा जिसपे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, प्रैक्टिकली समझेंगे, क्या बेकार में मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, मजा आ रहा है तो, समझ आ रहा है तो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये डाउट हुआ, वो डाउट हुआ, ठीक है। यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी 9556729726 इज माई व्हाट्सएप नंबर। यू कैन व्हाट्सएप मी कि सर ये हमें को क्वेरी है, ठीक है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं मिल रही तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हो, ठीक है, फील फ्री। तो फ्रेंड्स आइए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ, आप हैरान ना हो करके, ठीक है, परेशान नहीं करना चाहता, एजम्पशन लिखवा लेता हूँ। EOQ जो EOQ है हमारा,
EOQ का एजम्पशन है कुछ, मतलब कुछ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब जब भी हम लोग EOQ फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे ना, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि हाँ फॉलोइंग आर द कंडीशन दैट आर बीइंग सेटिस्फाइड, ये कंडीशन को सेटिस्फाई होने से ही EOQ यूज हो पाएगा। पहला जो कंडीशन है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, इसको मैं शॉर्टकट में OC लिख रहा हूँ, ऑलराइट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज फिक्स्ड, ठीक है। सेकेंडली परचेजिंग कॉस्ट जो है, परचेस कॉस्ट जो बाइंग कॉस्ट है पर यूनिट इज फिक्स्ड, ठीक है। और ये आपको पता भी होनी चाहिए, नोन में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो है वो फिक्स है और आपको पता है वो कितना है। परचेजिंग कॉस्ट जो है बाइंग कॉस्ट है पर यूनिट कितना आता है वो फिक्स है, ठीक है। थर्डली मैं बोलता हूँ एनुअल डिमांड कितना है आपका, आपको पता है। एनुअल डिमांड इज नोन, एनुअल डिमांड फॉर व्हाट, एनुअल डिमांड फॉर मटेरियल इज नोन टू यू, ओके। एंड फोर्थली बोलता है लीड टाइम इज इक्वल टू 0। व्हाट इज इट, 0। लीड टाइम जो है वो 0 होना चाहिए। लीड टाइम से मेरा मतलब होता है, आज आपने मटेरियल की ऑर्डर किया ना, आज आपने मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस किया है, तो कितने दिनों के बाद मटेरियल आपको मिल जाएगा, फिजिकली मटेरियल कितने दिन में रिसीव हो जाएगा, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन, है ना। ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें अपने टाइम पीरियड बिटवीन व्हाट, जो टाइम का डिफरेंस आ गया है, जो पीरियड है जिसमें आपने ऑर्डर किया एंड आपको मटेरियल एक्चुअली रिसीव होता है, ये जो पीरियड है ना, ये पीरियड को बोलते हैं लीड टाइम, ठीक है। और ये 0 होना चाहिए यहाँ पे। ये चार कुछ कंडीशन है, ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो ही EOQ एक सही रिजल्ट दे पाएगा। पहला कंडीशन क्या है, पहला assumption हमारा क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज फिक्स्ड। सेकेंडली परचेजिंग कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड एंड दीज टू आर नोन टू अस, ठीक है। एनुअल डिमांड हमें पता है, एनुअल डिमांड ऑफ मटेरियल हमें पता है। एंड फोर्थ कंडीशन बोलता है कि दैट लीड टाइम इज 0। लीड टाइम मतलब वो जो डिफरेंस इन टाइम है, डिफरेंस इन टाइम बिटवीन व्हाट, आज मैंने मटेरियल को ऑर्डर किया, कितने दिन में मटेरियल रिसीव होता है, जो टाइम पीरियड का जो गैप है ना, वो 0 होना चाहिए। मतलब मटेरियल अभी मैं ऑर्डर करूंगा और अभी आके मुझे मिल जाना चाहिए, ऐसा कंडीशन हो, राइट। तो ही वहाँ पे EOQ सेटिस्फाइड हो पाएगा। फ्रेंड्स इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिकल पे चलते हैं, एक्साइटेड रहिए, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लो आप इसको। सो फ्रेंड्स मेरे पास एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन जो ले रहा हूँ CMA इंस्टीट्यूट के मैथ का ले रहा हूँ, ठीक है। CMA इंस्टीट्यूट के मैथ का ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 3200 यूनिट्स। मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ एनुअल डिमांड जिसको मैं A बोलूंगा यहाँ पे, राइट। A कितना है, 3200 यूनिट्स, ठीक है। एनुअल डिमांड कितना है, 3200 यूनिट्स पर एनम, ठीक है, साल भर का डिमांड है। सेकेंडली बोलता है यूनिट कॉस्ट इज 6 रुपीज। यूनिट कॉस्ट कितना है, ₹6, ये पर यूनिट है, ठीक है ना। एक यूनिट खरीदने के लिए हमें कुछ 6 रुपये देना पड़ता है। देन हमें बोलता है एंड इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस इज 25% पर एनम। जो कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना मालूम, 25%। और ये 25% आप हमेशा अप्लाई करोगे इस यूनिट कॉस्ट पे। बाइंग कॉस्ट जो है ना, आपका जो परचेजिंग कॉस्ट है ना, उस पर अप्लाई होता है, जो पर यूनिट है इस पे अप्लाई होता है, ठीक है। आप देखिए 6 × 25% इट गिव्स मी 1.5 हमारा क्या है यहाँ पे, कैरिंग कॉस्ट, ये पर यूनिट पर एनम होता है, ओके। याद रहा आप लोगों को, ये जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है ना, क्वेश्चन में बोला गया था कि 25% ऑफ परचेजिंग कॉस्ट है, ठीक है। ये जो परचेजिंग कॉस्ट है ना, 6 रुपये का, एक यूनिट कितने में आता है, 6 रुपये, राइट। उसका 25% क्या है हमारा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। इट्स नथिंग बट द इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। अगर ये 6 रुपया का एक यूनिट आता है, तो एक यूनिट को खरीदने के लिए मेरे को कितना कैरिंग कॉस्ट पड़ता है, 1.5 रुपया, है ना। पूरे साल भर में एक यूनिट को खरीदने के लिए मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना आता है, 1.5 रुपये। इसका ये मतलब होता है, राइट। बाकी का इंफॉर्मेशन में मुझे कहता है दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब पर ऑर्डर दे दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वन प्रोक्योरमेंट मतलब एक बार ऑर्डर करने के लिए मुझे कितना खर्च बैठेगा, 150 रुपीज़। बस आगे कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पे हमको ये यूनिट पता चल जाएगा। EOQ निकालना है, राइट। हमें ये
क्वांटिटी निकालना है, वो क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी है जिससे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम आएगा, राइट। आप लिखते हैं हमारा ईओक्यू का फॉर्मूला क्या था, 2AO/C, ठीक है। 2 इंटू ए क्या है हमारा एनुअल कंजम्पशन, और वो क्या है यहाँ पे 3200। ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 150 रुपीज, डिवाइडेड बाय सी करना है। सी इज व्हाट, सी इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है 1.5 रुपीज, है ना। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्क्वायर रूट डालता हूँ, देखो कितना निकलता है 2 इंटू 3200 इंटू 150 डिवाइड बाय 1.5, 800, 800 यूनिट्स, राइट, वी गॉट इट। व्हाट इज इट 800 यूनिट। 800 यूनिट का मतलब क्या है, ये ईओक्यू है, मतलब एक ये ऐसा क्वांटिटी है जिसको मैं ऑर्डर करूंगा, एक ऐसा लॉट है, ठीक है। इसी लॉट में मतलब मुझे कितना चाहिए बताओ तो, साल भर में 3200 यूनिट चाहिए। साल भर में मैं चाहता हूँ कि मुझे 3200 यूनिट मिल जाए, प्रोडक्शन करने के लिए मुझे 3200 यूनिट चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जब भी मैं ऑर्डर करूंगा तो मैं 800 मैं ऑर्डर करूंगा, 800 यूनिट्स के लिए ऑर्डर करूंगा। मतलब जब पहला ऑर्डर करूंगा 800 यूनिट के लिए, दूसरा ऑर्डर 800 यूनिट के लिए, तीसरा ऑर्डर 800 यूनिट के लिए, और चौथा ऑर्डर 800 यूनिट के लिए, तो मेरा 3200 का जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगा, राइट। तो ये 800 यूनिट का मतलब होता है कि जब भी मैं ऑर्डर करूंगा 800 यूनिट के लिए ऑर्डर करूंगा, और जब मैं 800 यूनिट के लिए जब ऑर्डर करूंगा, 800 यूनिट के लिए ऑर्डर जब प्लेस करूंगा सप्लायर के पास ना, तो मेरा जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट है ना वो कम आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक है ना। तो इस 800 यूनिट का मतलब वो होता है। क्वेश्चन में मुझे पूछा नहीं है लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना और मुझे बोलना कितना ऑर्डर करना पड़ेगा। आप बोलते हो कि एक बार अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो 800 यूनिट आपको रिसीव होगा, है ना। ईओक्यू का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी को आप ऑर्डर कर रहे हो, है ना। ईओक्यू क्या है, एक ऐसा क्वांटिटी को ऑर्डर कर रहे हो जिससे आप ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम आएगा। मेरे को बताओ, जब एक बार ऑर्डर करते हो 800 यूनिट के लिए, तो अगर आपको साल भर में 3200 यूनिट चाहिए तो कितना बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। द आंसर इज 4। समझ रहे हो कैसे, देखो मैंने बोला नंबर ऑफ ऑर्डर्स मुझे निकालना है, राइट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मुझे लगाना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो यार मैं बोलता हूँ, जब एक ऑर्डर करता हूँ तो मुझे कितना यूनिट्स मिलता है 800 यूनिट। ईओक्यू वाले रूट से चल दूँ तो ईओक्यू मुझे बोलता है, ईओक्यू एक इंसान है और वो मुझे बोलता है भैया सुन, मेरे हिसाब से तू 800 यूनिट ऑर्डर कर। जब भी ऑर्डर करना 800 यूनिट ऑर्डर करना, उससे क्या होगा तेरा कॉस्ट कम आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम आएगा। मैं बोला ठीक है भैया, जब एक बार ऑर्डर करूंगा तो 800 यूनिट आएगा, दूसरा ऑर्डर करूंगा तो 800 आएगा, थर्ड ऑर्डर करूंगा तो 800 आएगा, चौथा ऑर्डर करूंगा तो 800 आएगा। ये चारों मिला के कितना होता है 8 4 32, 3200 यूनिट्स मुझे मिल गया ना साल भर में, है ना। तो साल भर में अगर 3200 यूनिट चाहिए और एक ऑर्डर में मेरे को 800 यूनिट मिलता है, तो बताओ साल भर में कितना ऑर्डर करना पड़ेगा 4, राइट। इसको अगर फॉर्मूला में मैं पुट करूं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, देखो फॉर्मूला कुछ हमारा ऐसा दिखेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू डिमांड पर एनम, साल भर का डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू। साल भर का आपका डिमांड कितना है 3200 यूनिट्स, राइट। ईओक्यू ऑर्डर कितना है, ईओक्यू क्वांटिटी कितना है 800 यूनिट, काटो 4 ऑर्डर्स, मतलब 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा आपको साल भर में, ठीक है। फिर भी आपको लगेगा कि यार 4 बार ऑर्डर कर रहे हैं, फिर भी आपका क्या होगा ना ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम ही आएगा, क्योंकि हमारे को ईओक्यू निकल गया है, ठीक है ना। ईओक्यू वाले मेथड से हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट हमेशा कम ही आता है, ठीक है। तो ये रहा एक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है, क्या फाइंड आउट करना है पता है। इस क्वेश्चन में हमको ये फाइंड आउट करना है कि टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा अगर हम लोग ईओक्यू को ऑप्ट करते हैं। जो ईओक्यू है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो मेथड है, अगर इस मेथड के हिसाब से अगर हम लोग अपने मटेरियल को ऑर्डर करते हैं तो हमारा जो मटेरियल का कॉस्ट आएगा, मटेरियल कॉस्ट बोल रहा हूँ, मटेरियल कॉस्ट यानी कि बाइंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ये टोटल मटेरियल कॉस्ट मेरा कितना आएगा, राइट। तो वो आइडेंटिफाई हमें करना है अगर हम लोग ईओक्यू ऑप्ट करते हैं। तो पहले ईओक्यू ऑप्ट करते हैं मतलब क्या, पहले तो ईओक्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि टोटल मटेरियल कॉस्ट हमारा कितना आता है। देखो एक क्वेश्चन है, कहता है अनिल कंपनी बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स, मतलब उसके साल भर में डिमांड कितना पता है 36,000 यूनिट्स। उसका जो डिमांड है मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, 36,000 यूनिट्स है, ओके। ये इसका पूरा एनुअल डिमांड है। फिर बोलता है ईच यूनिट कॉस्ट इज 1 रुपीज, ठीक है। परचेजिंग कॉस्ट, जो परचेजिंग कॉस्ट है पर यूनिट वो है ₹1,
1 रुपए का 1 यूनिट आता है, उसको साल भर में 36,000 यूनिट चाहिए, 36,000 यूनिट चाहिए, ठीक है, ये उसकी डिमांड है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आता है 25 रुपए का, मतलब एक बार अगर ऑर्डर प्लेस में करूं तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा 25 रुपए का। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बोलता है 20% ऑफ यूनिट वैल्यू, है ना। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना आ गया पता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ये मेरा है 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू मतलब एक यूनिट की कितनी वैल्यू है, 1 रुपीज़, तो इसका 0.20 पर यूनिट पर एनम, है ना। कैरिंग कॉस्ट मेरा कितना आ गया 0.20 पर यूनिट पर एनम। ऑलराइट, ये मेरा हो गया। एंड अब मुझे बोलता है कि आप इसमें यहाँ से क्या करो, EOQ कैलकुलेट करो, राइट, और उसके बाद टोटल मटेरियल कॉस्ट आप कैलकुलेट करो। ये दो चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सिंपल सी बात है, EOQ कैलकुलेट करते हैं। EOQ कैलकुलेट करते हैं, आखिर वो कौन सी क्वांटिटी है जिसपे मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम आएगा। देखो फॉर्मूला है 2AO/C, मेरा A कहाँ कितना है यहाँ पे 36,000, राइट। O कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट 25, C कितना है मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया 1 का 20%, राइट। यहाँ मैं लिखता हूँ इसको 2 into 36,000 into 25 divided by 0.2, it gives me 3,000 यूनिट्स, है ना। 3,000 यूनिट्स मेरा क्या है, EOQ, ये मेरा EOQ है। मतलब जब भी मैं ऑर्डर करूंगा, अगर मैं चाहता हूँ इकोनॉमिकल हो मेरे लिए, तो मैं 3,000 यूनिट्स के लॉट में ही ऑर्डर करूंगा, ठीक है ना। 3,000 यूनिट्स के लिए मैं हमेशा ऑर्डर प्लेस करा करूंगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ EOQ तो मेरा 3,000 यूनिट्स का आ गया, ठीक है। अब देखता हूँ मेरा टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना आता है। टोटल मटेरियल कॉस्ट मुझे निकालना था ना, मेरा EOQ कितना आ गया 3,000 यूनिट्स, ऑलराइट। अब मुझे सेकंड आंसर निकालना है जो कि है टोटल मटेरियल कॉस्ट। टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना होता है ये देखते हैं। क्वेश्चन मेरा आपसे कहना होगा कि आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो, जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको लिखवा दी है, एंड मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ टोटल मटेरियल कॉस्ट। मैंने बताया था मटेरियल कॉस्ट के अंदर में क्या क्या आती हैं, 3 चीजें, है ना। पहला बाइंग कॉस्ट, दूसरा कैरिंग कॉस्ट, तीसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट। बाइंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, 3 चीजें आती हैं हमारे मटेरियल कॉस्ट के अंदर में। मैं पहला ले रहा हूँ, बाइंग कॉस्ट कितना आ रहा है 36,000 यूनिट मेरे को पूरे साल भर में खरीदना, राइट। बाइंग कॉस्ट तो कितना आ रहा है 36,000 यूनिट्स मेरे को लगेगा साल भर में। मेरा डिमांड कितना 36,000 यूनिट्स, ठीक है। और 1 यूनिट का खरीदने के लिए मुझे कितना लगता है, परचेसिंग कॉस्ट 1 रुपीज़, तो कितना आ गया मेरा 36,000, ऑलराइट। 36,000 रुपीज़ मेरा क्या आ गया बाइंग कॉस्ट। सेकेंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए क्या बोला गया 25 रुपया लगता है एक ऑर्डर का, 25 रुपया लगता है एक ऑर्डर का। मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर से। साल भर में अगर मैं चाहता हूँ कि 36,000 यूनिट मुझे मिले, है ना, मेरा एनुअल डिमांड कितना है 36,000 यूनिट। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे साल भर में 36,000 यूनिट मिल जाए, ठीक है, और मैं EOQ वाले रूट से चल रहा हूँ, मतलब मैं जब भी ऑर्डर करूंगा तो 3,000 यूनिट्स के लिए ही ऑर्डर करूंगा। एक ऑर्डर में मैं 3,000 यूनिट्स के लिए ऑर्डर प्लेस करूंगा, फिर सेकंड में 3,000 यूनिट्स के लिए ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो मुझे साल भर में कितना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, डिमांड ऑफ ईयर, साल भर का डिमांड डिवाइडेड बाय आपका EOQ। आपका साल का डिमांड कितना है 36,000 यूनिट, 36,000 यूनिट्स, और आपका EOQ कितना आ गया 3,000 यूनिट। अब इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, ये आपका कितना आ गया 12। तो 12 ऑर्डर्स, मतलब साल भर में आपको 12 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। 3,000 यूनिट्स आपको 12 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तो 36,000 यूनिट्स आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 से। एक बार ऑर्डर करने का कॉस्ट कितना आता है 25 रुपये, राइट। 25 रुपये क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे कितना है 12, जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। इसको मल्टीप्लाई करने से मेरा कितना आ रहा है 25 × 12, इट गिव्स मी 300 रुपीज़, है ना। मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ गया 300 रुपीज़। अब मैं निकालता हूँ कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए, कैरिंग कॉस्ट में मुझे बोला गया
ताकि 20% लगता है ना। जो 20% का मतलब होता है वो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। जो मेरा मटेरियल में जो कैपिटल फंसता है ना, मटेरियल को खरीदने के लिए जो पैसा लगता है वो पैसा मेरा खुद का नहीं है, बाहर वालों का पैसा है। तो बाहर वाले से जो पैसा लेकर आ रहा हूँ उसकी तो कीमत है ना, उसका तो इंटरेस्ट का कॉस्ट है ना। या फिर अगर मेरी खुद की पैसी है, अगर मेरा खुद का पैसा है, सॉरी ठीक है, अगर वो मेरा खुद का पैसा है तो क्या उसका तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है ना। वो जो 20% मतलब क्या होता है पता है, दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि मेरा मटेरियल में फंसता है, उसकी कॉस्ट आती है 20%। तो इसका देखो टोटल जो कैरिंग कॉस्ट है वो कैसे निकलता है, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है। पहली बात आपका ईओक्यू कितना था, ईओक्यू कितना था, फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद मैं उसको डेरिवेशन उसका बताता हूँ। ईओक्यू डिवाइड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ऑल राइट, ईओक्यू आपका कितना था 3000 यूनिट्स, राइट। उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से, ताकि मैं एक सेकेंड फ्रेंड्स 3000 यूनिट जो है ये क्या है मेरा ईओक्यू डिवाइड बाय 2 कर दिया, मतलब मेरा एवरेज इन्वेंट्री आ गया, ठीक है ना। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है 20%, है ना। इसका मतलब देखो पहले क्या होता है, इस चीज़ का मतलब आपको समझना पड़ेगा, कंसेप्चुअली समझना भाई, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रट्टा नहीं मारना। देखो मैं ऐसा समझता हूँ कि जब भी मैं अपना स्टोर्स को जाकर चेक करता हूँ, जब भी मैं अपना गोडाउन को चेक करता हूँ, मेरे पास ऑन एन एवरेज ईओक्यू का आधा, ऑन एन एवरेज 1500 यूनिट मेरे पास पड़ा हुआ रहता है ना। ऑन एन एवरेज 1500 यूनिट मेरे पास पड़ा रहता है। तो मैंने बोला अगर 1500 यूनिट मेरे पास ऑन एन एवरेज पड़ा रहता है, 1500 यूनिट रहता है, फिर मैं ऑर्डर कर लेता हूँ, फिर 1500 यूनिट खर्च होता है, फिर 1500 यूनिट बचता है, फिर मैं ऑर्डर कर लेता हूँ 3000 यूनिट, फिर कंज्यूम होता है। जितनी बार मैं अपने गोडाउन में चेक करता हूँ मेरे पास ऑन एन एवरेज 1500 यूनिट पड़ा हुआ रहता है ना। तो मेरा जो वर्किंग कैपिटल पैसा फंस रहा होगा मटेरियल को खरीदने के लिए, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े हो तो आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगे। ये जो मटेरियल में जो खर्च लग रहा होगा ना, कैरिंग कॉस्ट लग रहा होगा ना, ये पूरा 3000 यूनिट्स के लिए नहीं लग रहा होगा, ये एवरेज इन्वेंट्री के लिए लग रहा होगा, है ना। एवरेज इन्वेंट्री कितना लगता है पता है, इसका हाफ, मतलब ऑन एन एवरेज मैं समझता हूँ कि मेरे पास 1500 यूनिट पड़ा हुआ रहता है, और उसी 1500 यूनिट को रोटेट करने के लिए मुझे कैरिंग कॉस्ट लग रहा है ना। तो मैं इसे क्या करता हूँ, ईओक्यू को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा एवरेज इन्वेंट्री आ जाता है, ठीक है। और आने के बाद में मैंने क्या किया, उसको पर यूनिट पर एनम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाता है। पता है मैं इधर आंख बंद करके 300 लिखूंगा, मैजिक देखना, आप कैलकुलेट करो, 1500 है ना इंटू 0.20 कितना आता है बताओ, 1500 इंटू 0.20 ये आता है आपका 300 रुपया, है ना। एक बात ध्यान रख लेना, एक बात ध्यान रख लेना आप कि जो अपना ईओक्यू के मेथड से जब भी चलते हैं, ईओक्यू के मेथड से हम लोग जब भी चलते हैं तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट हमेशा कम आता है। ईओक्यू से बेस्ट रिजल्ट कोई सा नहीं दे सकता, ठीक है ना। अगर ईओक्यू अगर हम लोग पूरा सही जगह पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, सही एजम्पशन से यूज़ कर रहे हैं, तो ईओक्यू बेस्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। सेकंड बात, ईओक्यू के माध्यम से क्या होता है ना, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट हमेशा कम आता है, देख रहे हो। और ये हमेशा इक्वल भी होगा, ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है ना, हमेशा इक्वल होता है। इसलिए मैंने क्या किया, आंख बंद करके इधर लिख दिया, ठीक है ना। आने वाले सम्स में देखूंगा, ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक की मदद से ही क्वेश्चन को सॉल्व होगा। आने कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, वहाँ पे क्या होगा ना, ये जो मैंने अभी कंसेप्ट लगा दिया ना कि ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट सेम तो होता है, मिनिमम भी होता है, सेम भी होता है, देख रहे हो, सेम भी है और मिनिमम भी है ये, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट को हम लोगों को अपने साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। आप जब भी क्वेश्चन करें तो इस बात को ध्यान रखें कि ईओक्यू के रास्ते से चलने से क्या होगा ना, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम तो आता है, मिनिमम तो आता है, एंड सेम भी होता है, ऑलमोस्ट सेम आ जाता है, ठीक है ना। आपको ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। टोटल अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा कितना आ गया, 36,600, राइट, 36,600 इज द टोटल मटेरियल कॉस्ट फॉर द ईयर। टोटल मटेरियल कॉस्ट फॉर द ईयर कितना आ गया, 36,600, 36,600 रुपीज़। ऑल राइट, 36,000 इसमें मेरा क्या है, बाइंग कॉस्ट, 3,300 मेरा क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 300 मेरा क्या है, कैरिंग कॉस्ट, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज इट, आज का लिए इतना ही, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं इसको। मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दिया, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है फ्रेंड्स, डू लेट मी नो, ठीक है। पता चलना चाहिए मुझे कि कोई भी अगर डाउट हो रहा है आपको तो मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कंसेप्ट के साथ में, कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, ठीक है ना। टिल देन थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, चैनल को ग्रो करने के लिए मेरी हेल्प करो, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं सर्व कर पाऊँ। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच।